चलिए दोस्तों, तो हम अपना लास्ट सेक्शन आईटीसी का स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेक्शन जो हमारे पास डिस्कशन के लिए बस है, दैट इज सेक्शन 18। उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम आपको हमारे क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 185 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 185। दिस सिंपल डायग्राम हैज समराइज्ड ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू सेक्शन 18। सेक्शन 18 में जो जो भी मुद्दे हैं वो सारे जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस्ड हैं। आप इसे आराम से एज अ फुल फ्लैश समरी के तौर पर यूज कर सकते हैं। मैं आपको डिस्कशन समझाने के लिए और भी 2-4 पॉइंट्स क्योंकि मुझे डिटेल्स में समझाने हैं, तो मैं डिस्कशन के लिए अपने हैंड रिटन नोट जो हैं वो यूज करूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले आप सेक्शन 18 का बैकग्राउंड समझेगा ताकि आपको सेक्शन 18 रिटेंशन में आसानी रहे। सेक्शन 18 का टाइटल है जी आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 18 का टाइटल है आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब मतलब क्या है जी, सेक्शन 18 जो है वो रूटीन मैनर में क्रेडिट कैसे लिया जाता है उसकी बात नहीं करता। रूटीन मैनर में क्रेडिट कैसे लेते हैं वो तो सेक्शन 16 ने बता दिया था। आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, शर्तें पूरी करते हो, क्रेडिट ले रहे हो, वो रूटीन मैनर में लिया गया क्रेडिट है। 18 कहता है हम उस रूटीन की बात नहीं कर रहे, हम कुछ स्पेशल सिचुएशन विजुलाइज कर रहे हैं और उन सर्कमस्टांसेस में आईटीसी कैसे हैंडल करना है वो हम आपको सेक्शन 18 में लिख करके बता रहे हैं। अब वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या क्या विजुलाइज करते हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 18 प्रिंसिपली तीन तरीके की स्पेशल सर्कमस्टांसेस को विजुलाइज करता है। नंबर 1, एक ये बात करेगा आईटीसी अवेलमेंट। कुछ स्पेशल सिचुएशन में ये आपको स्पेशल तरीके से आईटीसी अवेलेबल कराएगा, आईटीसी अवेलमेंट। इसके अलावा दूसरा मुद्दा जो इसमें टच है दैट इज आईटीसी ट्रांसफर। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये आईटीसी किसी रजिस्टर्ड पर्सन का किसी दूसरे को ट्रांसफर करवा देगा। आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, क्रेडिट आपने अर्न किया है, आपने अवेल किया है, पर सेक्शन 18 कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस में आपका आईटीसी किसी दूसरे को ट्रांसफर करा देगा। इसके अलावा तीसरी सिचुएशन जो सेक्शन 18 विजुलाइज करता है दैट इज आईटीसी रिवर्सल। कुछ सिचुएशन में ये कहेगा आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कुछ सिचुएशंस में आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या क्या मुद्दे हैं जरा दोबारा बोल दूं। सेक्शन 18 बात करेगा स्पेशल सर्कमस्टांसेस एज टू आईटीसी अवेलमेंट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस एज टू आईटीसी ट्रांसफर एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस एज टू आईटीसी रिवर्सल। ठीक है, ब्राउन मुद्दा समझ आए। फिर उसके बाद जब कभी भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप आईटीसी अवेल करेंगे तो वो किस तरीके से अवेल करेंगे वो कहते हैं जी वो हमने रूल 40 में एक्सप्लेन किया है। एंड जब कभी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप आईटीसी रिवर्स करेंगे तो किस तरीके से रिवर्स करेंगे वो कहते हैं जी वो हमने रूल 44 में जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो स्पेशल अवेलमेंट के लिए रूल 44 एंड स्पेशल रिवर्सल्स के लिए रूल 44। ये दोनों रूल्स आप लोगों को ध्यान रखने फॉर एग्जामिनेशन, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा सेक्शन 18 में जो लास्ट मुद्दा मेंशन्ड है वो है अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी कैपिटल गुड्स की सेल कर दी, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी कैपिटल गुड्स की सेल कर दी तो जीएसटी का लॉ आपकी कैपिटल गुड्स की सेल को नॉर्मल सप्लाई की तरह हैंडल नहीं करेगा, रेदर देन उसको एक स्पेशल सर्कमस्टांस मानते हुए उसे एक स्पेशल तरीके से हैंडल करेगा। वो स्पेशल तरीका क्या है वो जब आप सेक्शन 18 की फुल फ्लैश रिवीजन में आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक्सपेक्ट बताए हैं कि प्रिंसिपली सेक्शन 18 जो है वो किन किन एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करता है। पहले तो माइंड में ये सेट कर ले, स्पेशल आईटीसी अवेलमेंट, स्पेशल तरीके से आईटीसी अवेलमेंट, स्पेशल तरीके से आईटीसी ट्रांसफर किसी दूसरे को कर दिया, स्पेशल तरीके से आईटीसी रिवर्सल आपको करना पड़ा, और जो मैनर ऑफ अवेलमेंट या रिवर्सल रहेगी वो रूल 40 अवेलमेंट के लिए एंड 44 रिवर्सल के लिए चलेगा। एंड कैपिटल गुड्स अगर किसी ने बेच दी तो जीएसटी का लॉ उसको स्पेशल तरीके से हैंडल करेगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गए एक्सपेक्ट जो ये टच करता है। अब मैं स्टार्ट करता हूं अपने नंबर 1 एक्सपेक्ट के साथ, आईटीसी अवेलमेंट। स्पेशल तरीके से आईटीसी अवेलमेंट, इसके बारे में बात है सेक्शन 18(1) एंड 18(2). ये सब सेक्शन आप याद रखें तो आपकी इच्छा, नहीं रहे तो फिर सेक्शन 18 के रेफरेंस से ही आंसर में लिखिएगा। सेक्शन 18(1) इसमें से बताता है कि वो क्या स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहां हम आपको स्पेशल आईटीसी अवेल करने देंगे। वो क्या स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जहां हम आपको आईटीसी अवेल करने देंगे। 18(1) में लिस्टेड है और 4 सिचुएशन लिस्टेड है। और
18(2) कहता है, इंपॉर्टेंट 18(2) कहता है, अब ये जो भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिसमें हम आपको आईटीसी अवेल करने दे रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है ये स्पेशल आईटीसी अवेलमेंट विल बी सब्जेक्ट टू स्पेशल टाइम लिमिटेशन। दिस स्पेशल आईटीसी अवेलमेंट विल बी सब्जेक्ट टू अ स्पेशल टाइम लिमिटेशन। उस टाइम लिमिटेशन को इन्होंने सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 में जो है वो मेंशन किया है। तो ये दोनों सेक्शंस का कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। 18(1) क्या है स्पेशल सर्कमस्टांस जहां क्रेडिट देंगे, एंड 18(2) सब्जेक्ट टू दिस टाइम लिमिटेशन हम आपको क्रेडिट देंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम सिचुएशन समझते हैं। सिचुएशन है क्या जहां पर उन्होंने आपको स्पेशल आईटीसी दिया है, तो इन्होंने बेटा इसको 4 पार्ट में लिखा है, ABCD 18(1)A B C and D। 18(1)A वो बोलते हैं जी पहली स्पेशल सर्कमस्टांस ये है जब एक आदमी नया बिजनेस स्टार्ट करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं जनरली एक आदमी ने अगर नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो जीएसटी में उसे इमीडिएट रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, उसे टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 40 लाख 20 लाख या 10 लाख एज द केस में भी वो लिमिट जब क्रॉस करता है उसके बाद उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 18(1)A ये कहता है वो आदमी जो कि टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन में था, जो टर्नओवर एक पर्टिकुलर क्रॉस करने के बाद पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल बना और उसने रजिस्ट्रेशन कराया, तो उस आदमी को जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल बना है कुछ पुराना परचेज स्टॉक उसके पास हो सकता है जो उसने जीएसटी पेड परचेज कर रखा था लेकिन आईटीसी नहीं ले रखा था। अब जो उसके पास ये स्टॉक है वो स्टॉक का हम उसे स्पेशल आईटीसी जो होगा वो अवेलेबल कराएंगे। तो पहली सिचुएशन है न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको अपने अनसोल्ड का स्पेशल आईटीसी मिलेगा। दूसरी सिचुएशन बी वो कहता है जी अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड हुए लेकिन इस वजह से नहीं क्योंकि आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, रेदर देन इस वजह से कि आपने वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन कराया था, आपने अभी से 5 लाख का काम किया था, यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बट आपने बोला नहीं यार मैं रजिस्ट्रेशन करा लेता हूं, हर कोई जिसको भी मुझे बाल बेचना होता है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मुझसे पूछता है तो चलो मैं करा लेता हूं। तो अब आप न्यूली रजिस्टर्ड हुए बट नॉट बिकॉज यू हैव बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट जस्ट बिकॉज आपने वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ऑप्ट किया, तो आपको भी स्पेशल आईटीसी मिलेंगे, आपको भी स्पेशल आईटीसी मिलेंगे। 18(1)B आपको भी दिलाएगा। फिर इसके अलावा तीसरी सर्कमस्टांस वो कहते हैं अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं, आप सप्लाई करते थे जिसमें से आपकी कुछ सप्लाई जो थी वो एग्जेम्प्ट सप्लाई थी, कुछ सप्लाई जो थी वो एग्जाम सप्लाई थी जिसकी वजह से आपने उस एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड कोई आईटीसी नहीं लिए थे, पर लेट्स सपोज आगे चल करके उस सप्लाई पर एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गई और वो सप्लाई आपकी टैक्सेबल हो गई, अब उस पर जीएसटी लायबिलिटी आ गई, तो अब उससे रिलेटेड जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसके आपको स्पेशल आईटीसी जो होंगे वो दिए जाएंगे एज पर 18(1)C। एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आपकी जो एग्जाम सप्लाई थी वो एग्जाम्पशन खत्म हो गई, वो टैक्सेबल हो गई, तो रिलेटेड जो भी आपके पास पड़ा हुआ है स्टॉक उसके आपको स्पेशल आईटीसी मिलेंगे। लास्ट सर्कमस्टांस है 18(1)D वो ये कहती है आप जो थे रजिस्टर्ड थे बट आप रजिस्टर्ड थे एज अ कंपोजिशन पर्सन, आप रजिस्टर्ड थे एज अ कंपोजिशन पर्सन मतलब रजिस्टर्ड थे बट विदाउट आईटीसी काम कर रहे थे, अब आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गए हैं, अब आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गए, अब आप नॉर्मल पर्सन बन गए हैं। बाहर होने की कुछ भी वजह हो सकती है, हो सकता है आपने खुद से कंपोजिशन स्कीम का त्याग कर दिया हो, आपने कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ कर लिया हो, या फिर हो सकता है आप कंपोजिशन स्कीम के लिमिट से आगे बढ़ गए थे तो स्कीम से आप बाहर हो गए हो, या किसी वजह से ऑफिसर ने आपको स्कीम से बाहर किया हो, व्हाटएवर सो मे बी द रीजन, कंपोजिशन स्कीम में थे पर अब नहीं रहे, तो आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक के आपको स्पेशल आईटीसी जो होंगे वो मिल जाएंगे। तो ये 4 परिस्थितियां हैं सेक्शन 18(1) में। जो आदमी नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है बिकॉज वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन रहा है, दूसरा जो नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है वॉलंटरीली, तीसरा जिसकी एग्जाम सप्लाई अब टैक्सेबल सप्लाई बन रही है, एंड चौथा वो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कंपोजिशन स्कीम से बाहर जा रहा है, एग्जिट कर रहा है और वो नॉर्मल स्कीम में जो है वो आ रहा है। इन 4 स्कीम में स्पेशल आईटीसी मिलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने की है, इसमें से जो पहली 2 सिचुएशन है जिसमें आदमी न्यूली रजिस्टर्ड हो रहा है, चाहे लायबल हो रहा था या फिर वॉलंटरीली आया, लेकिन वो पहली दफा रजिस्ट्रेशन में आ रहा है, इस केस में जो आपको स्पेशल आईटीसी मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो इनपुट का स्टॉक होगा, इंपॉर्टेंट प्लीज ध्यान में रखिएगा, जो इनपुट का स्टॉक होगा सिर्फ उसके मिलेंगे। आपके पास कैपिटल गुड्स का अगर कोई स्टॉक है उसके नहीं देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स का जो स्टॉक होगा उसके देंगे। इनपुट सर्विस तो स्टॉक में होती ही नहीं है, तो इनपुट सर्विस की तो पूरे सेक्शन में कहीं बात ही नहीं आएगी, बात आएगी सिर्फ और सिर्फ इनपुट या कैपिटल गुड्स की। आपको ये ध्यान में रखना है, पहली 2 सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इनपुट का आईटीसी मिलेगा। बात की जो 2 सिचुएशन है
बात की दो सिचुएशन जहां आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे लेकिन बाद में कुछ चेंज हुआ था, आपकी कुछ एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल हो गई थी, आप कंपोजिशन की वजह नॉर्मल में आ गए थे, आप रजिस्टर्ड थे, अब आगे सर्कमस्टांसेस चेंज हुई है, तो इस केस में जो आपको स्पेशल आईटीसी मिलेंगे वो सिर्फ इनपुट के स्टॉक के नहीं मिलेंगे, आपको कैपिटल गुड्स के स्टॉक के भी मिलेंगे, आपको कैपिटल गुड्स के स्टॉक के भी मिलेंगे। तो बेटा ये 4 पॉइंट्स है, इनको 2 कैटेगरी में याद रख लेना, ए एंड बी। जहां न्यू रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम हो रहा है वहां सिर्फ इनपुट स्टॉक का क्रेडिट मिलेगा, जहां ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ कुछ सर्कमस्टांस हो रही है वहां इनपुट एज वेल एज कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है जी। और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो सुनिए। अब वो जो पहला पॉइंट है जिसमें आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं बिकॉज आप टर्नओवर को क्रॉस कर रहे हैं एंड लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन रहे हैं, तो आपको इस पहले पॉइंट में यह ध्यान में रखना है, अगर एक आदमी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनता है, एक आदमी पहली बार के लिए लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनता है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब अगर आप 18(1) में स्पेशल आईटीसी लेना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, स्पेशल आईटीसी हम आपको तभी देंगे जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल बनने के इमीडिएटली 30 डेज में रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हमने इस बात को पढ़ रखा है, आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनते हैं तो कानून आपसे ये एक्सपेक्ट करता है 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। आप लेट भी जा सकते हो लेकिन उस केस में गवर्नमेंट के हिसाब से आप बिलेटेड आए हो, मना तो नहीं करेगी रजिस्ट्रेशन तो देगी लेकिन आपको वो पसंद नहीं करती, तो उन्होंने बोल रखा है स्पेशल आईटीसी सिर्फ तभी मिलेगा जब एक आदमी न्यूली रजिस्ट्रेशन में आया और जब वो लायबल बना था उसने उसके 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दी। ठीक है जी। आप आज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनते हैं, विद इन 30 डेज आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दे दो, आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और रजिस्ट्रेशन आपका बैक डेटेड होता है जैसा कि आप जानते हैं, और गवर्नमेंट ने बोला है जी आपको अगला बेनिफिट टाइमली कंप्लायंस का ये है कि हम आपको स्पेशल आईटीसी देंगे। आर यू ओके विद दिस? चलिए इसके रिलेशन में 1-2 बातें और मैं बाद में भी बात कर लूंगा। ये 4 सर्कमस्टांसेस आपके माइंड में फिट हो गई हैं। ठीक, अब अगली बात सुनो। अब आपको ये जो आईटीसी दिया जाएगा स्पेशल, सुन लीजिएगा ध्यान से, ऊपर की 2 सिचुएशन में सिर्फ आपको इनपुट का आईटीसी दिया जाएगा, बाद की 2 सिचुएशन जो है उसमें कैपिटल गुड्स का भी आपको आईटीसी दिया जाएगा। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कैपिटल गुड्स का जब आपको आईटीसी दिया जाएगा तो कैपिटल गुड्स का आईटीसी पूरा नहीं दिया जाएगा। कैपिटल गुड्स का आईटीसी आपको पूरा नहीं दिया जाएगा। क्यों पूरा नहीं दिया जाएगा? कैपिटल गुड्स आपने परचेज जब किए थे, परचेज करने के बाद आपने कुछ यूज भी किए थे, अब आज आपकी परिस्थिति बदली है, आज से हम आपको क्रेडिट देंगे तो पिछला जितना यूसेज था उसके रिस्पेक्ट में हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। तो यहां जो आपको आईटीसी दिया जाता है ये रिड्यूस्ड अमाउंट का दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास इनपुट का स्टॉक पड़ा है, उस पर आपने जीएसटी पे कर रखा है 1 लाख, इनपुट का स्टॉक तो सामने पड़ा हुआ है तो इनपुट 1 लाख एज इट इज आईटीसी दे देंगे। पर आपके पास कैपिटल गुड्स का अगर स्टॉक पड़ा हुआ है उस पर आपने जीएसटी पे किया था 1 लाख, तो वो कहते हैं भाई साहब इस 1 लाख का नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि कैपिटल गुड्स तो पीछे भी कुछ यूज हुई है, तो जितना आपने जीएसटी पे किया था, इनपुट टैक्स पे किया था, उसमें से कुछ हम रिड्यूस कर देंगे। और वो रिड्यूस कितना कर देंगे उसको उन्होंने रूल 40 में बताया है, पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर हम देखेंगे उसका पहले यूज आप कितना कर चुके। मान लीजिए आपने उसे 4 महीने किया है तो 4 महीने का मतलब एक पूरा क्वार्टर और दूसरा पार्ट, तो 5% पूरे क्वार्टर का एंड 5% पार्ट ऑफ द क्वार्टर का, 10% का जो होगा वो हम रिडक्शन कर देंगे। तो अगर आपने कैपिटल गुड्स के ऊपर 1 लाख का जीएसटी पे किया था और वो 4 महीने यूज हुई थी तो हम 10% उसमें से काट देंगे, मतलब 90%, अब 1 लाख का 90% 90,000 का आईटीसी जो होगा वो हम आपको देंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनपुट का पूरा आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का जो बचा हुआ यूसेज है उसको ध्यान में रखते हुए बचे हुए यूसेज के हिसाब से आपको जो होगा वो आईटीसी दिया जाएगा। सर कहां लिखी है ये बात? तो बेटा ये बात उन्होंने लिखी है रूल्स में। उन्होंने पहले ही कहा था कि जो हम आपको स्पेशल अवेलमेंट देंगे उस अवेलमेंट के लिए मैनर ऑफ अवेलमेंट आपका क्या रहेगा वो हम आपको लिख करके बताएंगे। तो वो मैनर ऑफ अवेलमेंट जो है वो उन्होंने रूल 40 में जो है वो लिखा हुआ है, और रूल 40 ये बताता है कैपिटल गुड्स का ये रिड्यूस आईटीसी आपको मिलेगा।
अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा, ये जो 18(1) में जो भी आपके स्पेशल क्रेडिट है ABCD किसी भी सिचुएशन में, स्पेशल क्रेडिट को लेने के लिए भी आपको एक टाइम लिमिटेशन ध्यान में रखना है। जब भी आप अपने रूटीन क्रेडिट्स लेते हैं जो कि सेक्शन 16 में लेते हैं, वहां भी एक टाइम लिमिटेशन होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला है जी ये स्पेशल आईटीसी है लेकिन एक टाइम लिमिटेशन इसमें भी चलेगा। इसका टाइम लिमिटेशन हम यही लिख करके दे रहे हैं 18 सबसेक्शन 2 में। और 18 सबसेक्शन 2 ये कहता है जो टाइम लिमिटेशन होगा वो आपका ये होगा, जिस किसी भी स्टॉक का आप स्पेशल क्रेडिट लेना चाहते हैं 18(1) की सिचुएशन में, वो आपको तभी मिलेगा अगर उस स्टॉक का जो इनवॉइस डेट है, उस स्टॉक को जब आपने परचेज किया होगा तो उसकी जो इनवॉइस डेट है, उस इनवॉइस डेट से 1 साल के अंदर अंदर अगर ये सिचुएशन हुई है तो ही आपको ये आईटीसी मिलेगा। मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं ये क्या कहना चाहते हैं इस टाइम लिमिटेशन से। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाता हूं। मान लीजिए हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो यहां से स्टार्ट करते हैं जी। ये एक पर्सन है, इसने लेट्स सपोज फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया। इसने कोई शॉप स्टार्ट करी और इसने अपना नया काम जो है सप्लाई का स्टार्ट किया। और मान लीजिए इसका काम जो है वो इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो इसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के हिसाब से टर्नओवर बेस बनता है। तो शुरुआत में तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आपकी टर्नओवर की लिमिट 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख कुछ भी हो सकती है एज एप्लीकेबल टू यू। तो जिस दिन आप ये टर्नओवर क्रॉस करेंगे आपको तब रजिस्ट्रेशन का ऑब्लिगेशन आएगा। तो मेरे डायग्राम में ध्यान देना। अब इसने फाइनेंशियल ईयर 2021 में काम स्टार्ट किया एंड लेट्स सपोज भगवान की इसके ऊपर कृपा दृष्टि रही, इसका इसी साल में कुछ ही समय में वो जो टर्नओवर लिमिट थी उतना काम हो गया। लेट्स सपोज 40 लाख थी तो इसका कुछ ही महीनों में 40 लाख का काम हो गया। अब जैसे इसका 40 लाख का काम कंप्लीट हो गया तो अब ये बन गया लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 22 में टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो गई, ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन गया। अब लॉ ने बोल रखा था इसे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में 30 डेज में रजिस्ट्रेशन करा लेना। 30 डेज में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ जाना तो बैक डेटेड रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अगर 30 डेज से लेट हो गए तो रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा बट फिर बैक डेटेड नहीं मिलेगा, फिर प्रोस्पेक्टिव डेट से रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आदमी समझदार था, आदमी ने टाइमली अप्लाई किया, विद इन 30 डेज उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो 30 डेज में इसकी बेटा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट हो गई। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपकी होती है GST REG 01। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। इसने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, उसके बाद ऑफिसर जो होगा आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेगा और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कंप्लीट है, उसको और किसी वेरिफिकेशन की अगर जरूरत नहीं लगती है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ग्रांट कर देगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद GSTN नंबर आपको इशू कर दिया जाएगा और जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा आप क्या बन जाएंगे, रजिस्टर्ड पर्सन। अब ध्यान है ना आपको, लेकिन रजिस्ट्रेशन वो आज देगा बट आपको बैक डेटेड इफेक्ट से रजिस्टर्ड माना जाएगा। और वो बैक डेट क्या होती है, जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे उस दिन से आपको जो होगा वो रजिस्टर्ड माना जाएगा। ये डायग्राम आपने बहुत बार क्लास में पढ़ा था, आई एक्सपेक्ट फुल क्लैरिटी आपके पास है। टर्नओवर क्रॉस, यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 30 डेज में अप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन आ रहा है पर वो आपको बैक डेटेड जिस दिन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बने थे उस दिन से रजिस्टर्ड पर्सन के स्टेटस में ले आएगा। अब लो क्या कहते हैं सुनिएगा, अब आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन जिस दिन थे उस दिन से आप बन गए रजिस्टर्ड पर्सन। तो जिस दिन से आप रजिस्टर्ड पर्सन बन गए उस दिन के बाद से तो आप नॉर्मल आईटीसी की बात करना, लेकिन जिस दिन रजिस्टर्ड पर्सन बने हो उससे एक दिन पहले शाम को अगर आपके पास कोई अनसोल्ड स्टॉक था, ध्यान रखिएगा, लेकिन सिर्फ इनपुट का, तो आप उसका आईटीसी जो है वो 18(1)(a) के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। यू आर बिकमिंग न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन, तो आप इनपुट इन स्टॉक का जो है वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा स्टॉक किस दिन का लेना है, जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बने उससे पिछले दिन का जो क्लोजिंग स्टॉक था उस स्टॉक के रिस्पेक्ट में आप आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अच्छा, अब इस एग्जांपल में ये जो मैंने दिया है, इस आदमी ने 2020-21 में काम स्टार्ट किया था और इसी साल के कुछ ही समय बाद ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन गया था। तो इसके पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा क्या ये बहुत पुराना होगा? नहीं,
ये 1 साल से ज्यादा पुराना तो नहीं होगा, ये सब तो इसने यहां खरीदा था, तो फिर क्या टाइम लिमिटेशन इसको कोई इशू देगा? आंसर इज नो। 18(2) ने टाइम लिमिटेशन क्या दिया है कि आपका परचेज इनवॉइस जो है उसके 1 साल के अंदर अंदर स्पेशल आईटीसी आपको मिलेंगे। तो इसके पास इस इनवॉइस, ये जो स्टॉक है ये सारा का सारा 4, 5, 6 महीने पुराना होगा, तो इसको स्पेशल आईटीसी मिल जाएंगे। इन कॉन्ट्रेरी, इसके कंपैरिजन में अगर मैं सिचुएशन ये लूं कि मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है, फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 21-22, अब मान लीजिए ये दूसरा कोई पर्सन है, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, न्यू बिजनेस, थ्रेशोल्ड इसके पास भी है, टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, 40, 20 या 10 लाख वट एवर द केस में भी। अब ये मान के चलो इसने पहले साल में जो काम किया वो लेट्स सपोज इसने 8 लाख का ही काम इसने पहले साल में किया, नहीं आई ज्यादा बिजनेस इसके पास, तो इसको पूरे साल में कभी भी रजिस्ट्रेशन का ऑब्लिगेशन नहीं आया। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर में अचानक से इसका भविष्य, इसका जो क्या कहते हैं लक जाग उठा और इसके कुछ ही 4-5 महीनों में ही जो टर्नओवर था वो क्रॉस कर लिया और ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन गया। एंड अगेन वही स्टोरी, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन गया तो इसने 30 डेज में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दे दी, और क्योंकि इसने 30 डेज में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दे दी तो ऑफिसर ने जो इसे रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया, रजिस्टर्ड पर्सन बनाया, वो बैक डेटेड बनाया। अब क्योंकि आप 30 डेज में आए थे तो आपको स्पेशल आईटीसी मिलेंगे। स्पेशल आईटीसी मिलेंगे जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बने थे, उस दिन आपके पास जो स्टॉक था उस स्टॉक के आपको स्पेशल आईटीसी मिलेंगे, लेकिन सिर्फ इनपुट्स के। ठीक है जी, 18(1)(a) में आपके पास स्पेशल आईटीसी अवेल हो जाएंगे ऑफ वट एवर इनपुट्स यू हैव ऑन प्रीसीडिंग डेट। अच्छा, अब इस सिचुएशन में ये आदमी ध्यान में रखिएगा, ये आदमी सेकेंड ईयर में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बना है, तो इसके पास जो इनपुट स्टॉक में हो सकता है वो 2 तरीके का हो सकता है इसके पास जो इनपुट स्टॉक में है वो 3 महीने पुराना इनपुट है, 3 महीने पहले आपने उसे खरीदा था, उसका परचेज इनवॉइस बता रहा है। और हो सकता है आपके पास इनपुट स्टॉक में ऐसा है जो कि आपने पहले साल में खरीदा था और उसका इनवॉइस डेट ये बता रहा है कि ये इनपुट तो 1 साल 2 महीने पुराना है। अब टाइम लिमिटेशन का इशू यहां पर आपका इंपैक्ट डालेगा अगर आपके पास 2 तरीके के स्टॉक है, जिसमें से एक स्टॉक तो आपका जो है वो 3 महीने पुराना है, जबकि दूसरा है 1 साल 2 महीने पुराना। तो 3 महीने पुराने का तो आपको स्पेशल आईटीसी मिल जाएगा, पर 1 साल 2 महीने पुराने स्टॉक का आपको स्पेशल आईटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज 18(2) का टाइम लिमिटेशन आपको यहां पर दिक्कत देगा। तो प्लीज आपको यह पॉइंट ध्यान में रखना है कि आप अपने स्टॉक को देखें कि स्टॉक कितना है जिसका स्पेशल आईटीसी आपको मिलेगा, और जो भी स्टॉक है उसको फर्दर क्रॉस चेक करें उसका परचेज इनवॉइस उठा करके कि ये कितना पुराना है, क्योंकि मैक्सिमम 1 साल पीछे तक का होगा तो ही आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आपको ये स्पेशल आईटीसी नहीं मिलेगा। सो ये बातें हमारी 18(1) रेड विद 18(2) से जो है वो कंप्लीट होती हैं। आप याद ऐसे ही रखिए, 18(1) 4 सिचुएशन में स्पेशल आईटीसी देगा एंड 18(2) सब्जेक्ट टू दैट टाइम लिमिटेशन स्पेशल आईटीसी ले पाएंगे। अच्छा, अब अगली बात जरा ध्यान से सुनना, अब आपको जो भी स्पेशल आईटीसी मिलेगा, इसमें आपको ध्यान में रखना है इनपुट स्टॉक में होगा तो उससे रिलेटेड जहां भी मिल सकते होंगे फुल मिलेंगे। कैपिटल गुड्स अगर स्टॉक में होंगे तो उसका फुल नहीं मिलेगा, उसके लिए पूछा जाएगा इस कैपिटल गुड्स पर कितना जीएसटी पे किया था बताओ, पूरा नहीं देंगे, जितना पीछे यूसेज हुआ था स्पेशल इवेंट के होने से पहले उसके नाम का 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर काट करके बैलेंस इनपुट टैक्स जो होगा उसका स्पेशल आईटीसी मिलेगा। मैंने दोहरा दी है ये बात आपके लिए। अच्छा, इसके साथ आपको ध्यान में रखना है इस स्पेशल आईटीसी को लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, स्पेशल आईटीसी को लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो बेटा इसके लिए एक आपको स्पेशल प्रोसीजर रूल 40 में बताया गया है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने बोला जी स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत क्यों है, पहले वो समझे। जो भी ये इनपुट्स वगैरह आपके पास स्टॉक में थे, हो सकता है इसके परचेज इनवॉइस पर आपका जीएसटी हो ही नहीं, बिकॉज उस टाइम खरीदे थे जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं थे,
तो फिर अब इसके रिकॉन्सिलेशंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी अगर आपको आईटीसी लेना है। तो उन्होंने बोला इसके लिए हम एक स्पेशल प्रोसीजर आपको बता रहे हैं कि आपको ये स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना है। जिस भी पर्सन के साथ ये स्पेशल सर्कमस्टांस अराइज हो और वो स्टॉक के स्पेशल आईटीसी लेना चाहता हो, उसको कॉमन पोर्टल पर एक डिक्लेरेशन तैयार करके डालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? उससे कॉमन पोर्टल पर एक डिक्लेरेशन तैयार करके डालनी पड़ेगी। वो डिक्लेरेशन का फॉर्म है जीएसटी आईटीसी 01, जीएसटी आईटीसी 01। आप याद रख पाए तो कोशिश जरूर करिएगा, नहीं कोई बात नहीं, फिर सिंपल याद रखिएगा कि डिक्लेरेशन ओवर द कॉमन पोर्टल हैज टू बी फर्निश्ड। ठीक है जी। मैनर ऑफ अवेलमेंट रूल 40 में एक्सप्लेन्ड है। वो ये कहता है इस स्पेशल आईटीसी को लेने के लिए आप डिक्लेरेशन पोर्टल पर डालें, उस डिक्लेरेशन में डिटेल दें कि आप इनमें से कौन सी सर्कमस्टांस की वजह से स्पेशल आईटीसी ले रहे हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं मैं 18(1)(a) की वजह से ले रहा हूं, तो उस डिक्लेरेशन में बताएं 18(1)(a) आपको इनपुट्स के स्टॉक के क्रेडिट देता है, तो कितना इनपुट स्टॉक उस पर्टिकुलर डेट को आपके पास था। अगर आप 18(1)(c) की वजह से ले रहे हैं तो आप बताएं उस पर्टिकुलर दिन मेरे पास ये तो इनपुट का स्टॉक था और ये मेरे पास कैपिटल गुड्स का स्टॉक था। उस इनपुट पर तो जी मैं पूरा आईटीसी मांग रहा हूं जो इतने अमाउंट का है, और इस कैपिटल गुड्स पर मैं रिड्यूस्ड अमाउंट का आईटीसी मांग रहा हूं, जैसा कि आपने बोला है वो इतना बनता है। ये सारी बातें जो हैं वो आप डिक्लेरेशन में मेंशन करके पोर्टल पर डिक्लेरेशन सबमिट कर दें। अच्छा, जब कभी भी डिक्लेरेशन सबमिट करने की बात आएगी तो आप अपने माइंड में साथ में 2 एसोसिएटेड क्वेश्चन और ध्यान में रखिएगा। क्या डिक्लेरेशन सबमिट करने की कोई टाइम लिमिट होगी? मतलब मेरे साथ ये जो इवेंट हुए, क्या मुझे इन इवेंट्स के घटने पर कोई समय सीमा बताई जाएगी कि हाँ विद इन दिस मच पीरियड यू शैल एक्ट फॉर अवेलिंग आईटीसी, या फिर मैं जब मेरा मन करे, जब मुझे याद आए तब मैं एक्शन ले लूं? तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, लो आपको फ्रीडम नहीं देगा कि जब मन आए तब आईटीसी ले लेना। लोग कहता है भाई साहब स्पेशल इवेंट हुआ, आपको टाइमली एक्ट करना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन सबमिट करने की उन्होंने टाइम लिमिट लिखी हुई है रूल में, एंड दैट टाइम लिमिट इज 30 डेज। स्पेशल आईटीसी लेना है तो डिक्लेरेशन देनी है, डिक्लेरेशन देनी है 30 डेज। जो भी इवेंट है जिसकी वजह से आईटीसी बन रहा है उसके 30 डेज में जो है आप डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट ने अपने पास ये पावर जरूर रखी है कि अगर गवर्नमेंट को ठीक लगे तो वो इस 30 डेज की समय सीमा को कभी एक्सटेंड भी कर सकती है। प्रेजेंटली एज सच आपको कोई एक्सटेंशन नहीं है, आप नहीं ध्यान रखें इसे, आप मेन ध्यान रखें कि आपका ऑब्लिगेशन है विद इन 30 डेज। फिर इसके अलावा दूसरी अहम बात, रूल कहता है जी ये जो डिक्लेरेशन में आप आईटीसी डिक्लेयर कर रहे हो, इतना स्टॉक है, इतना आईटीसी ले रहे हो, तो आपको इस डिक्लेरेशन के साथ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेशन भी लेकर के देना पड़ेगा। अगर आप जो आईटीसी क्लेम कर रहे हैं उसका इन टोटलिटी अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी है वटएवर, अगर वो टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा है, देन इन दैट सिचुएशन आपको डिक्लेरेशन के साथ प्रैक्टिसिंग सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन भी सबमिट करना पड़ेगा। 2 लाख तक है तो आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन काम कर जाएगी, 2 लाख से ज्यादा है तो फिर सीए सर्टिफिकेशन शुड बी देयर, मतलब गवर्नमेंट एश्योर्ड हो जाए कि हाँ इसने स्टॉक जो भी आईटीसी मांगा है वो जेन्युइन ही बेसिकली जो है वो मांगा है। सो ये हमारे पास डिस्कशन कंप्लीट होता है स्पेशल आईटीसी अवेलमेंट अंडर सेक्शन 18। और आपने क्या क्या ध्यान में रखना है? सिचुएशन 18(1), टाइम लिमिटेशन 18(2) एंड मैनर ऑफ अवेलमेंट रूल 40। 18(1), 18(2), रूल 40। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सेक्शन 18 ने जो नेक्स्ट स्पेशल डिस्कशन लिया है दैट इज आईटीसी ट्रांसफर। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, क्या मैं अपना आईटीसी ट्रांसफर कर सकता हूं? तो ध्यान में रखेंगे नॉर्मल रूल, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने इनवर्ट सप्लाई खरीदी है, जो आईटीसी है वो आपका है, आप यूज करेंगे। सर मुझसे यूज नहीं हो रहा, सरप्लस है, वी आर नॉट कंसर्न विद द सरप्लस। आपके पास ज्यादा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपना आईटीसी किसी दूसरे को दे दोगे, ले भाई तू यूज कर ले, नहीं होगा। लेकिन 18(3) ने कहा एक सिचुएशन में हम आपको आईटीसी का ट्रांसफर अलाउ करेंगे। एक सिचुएशन में हमने बोला सर अभी आप कह रहे हो नहीं देना चाहिए, फिर स्पेशल सिचुएशन क्यों? तो सुनो,
सिचुएशन वो कहते हैं अगर जो पर्सन रजिस्टर्ड था उसने अपना बिजनेस बेच दिया किसी को, जो पर्सन रजिस्टर्ड था अगर उसने अपना बिजनेस बेच दिया किसी को, तो जिस सामने वाले पर्सन को उसने बिजनेस बेचा है, जिस सामने वाले पर्सन को उसने बिजनेस बेचा है वो अब उस बिजनेस को कैरी ऑन करेगा। तो हमने कहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर तुम्हारा कोई आईटीसी है तो वो बेकार नहीं होने देंगे, क्योंकि बिजनेस एज सच कंटिन्यूड है। आप चले गए, दूसरा चला रहा है, तो आपका आईटीसी हम दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल पोजीशन, नहीं तो अदरवाइज ये आईटीसी बेकार हो जाता। तो उन्होंने बोला जी रूटीन कोर्स में आपका बिजनेस अगर है, आप चला रहे हैं, तो आईटीसी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आपने बिजनेस ही बेच दिया, वो बिजनेस दूसरा आदमी कराएगा, वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो अकॉर्डिंगली उस आदमी को आपका आईटीसी जो होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो उन्होंने बोला जी इसके ट्रांसफर के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज जो होंगी वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उसको उन्होंने रूल नंबर 41 में लिखा। कौन से रूल में? रूल नंबर 41 में। और उन्होंने बोला अगर आप आईटीसी इस सिचुएशन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको पोर्टल पर एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन है जीएसटी आईटीसी 02, जीएसटी आईटीसी 02। तो आप पोर्टल पर ये डिक्लेरेशन डालेंगे और आपका जो भी आईटीसी बचा हुआ है इस डिक्लेरेशन में वो लिख दीजिएगा। ये डिक्लेरेशन के बेसिस पर नए पर्सन के पास वो आईटीसी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डिक्लेरेशन की क्या कोई टाइम लिमिट होगी? उन्होंने बोला जी इसमें हम कोई टाइम लिमिट नहीं बता रहे, इसमें हम कोई, हमने बोला क्यों नहीं बता रहे? हमने बोला जी भाई साहब जो आदमी ट्रांसफर कर रहा है, जो आदमी ट्रांसफर कर रहा है ये ले नहीं रहा, आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसने बोला भाई साहब इसको देखना है ये ट्रांसफर करना चाहता है या नहीं करना चाहता। हमने इस केस में कोई टाइम लिमिटेशन जो है वो नहीं दी है। सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन रखा है, सर्टिफिकेशन हर हालत में जो होगा आपको देना पड़ेगा। रूल 41 का क्रक्स मैंने आपको दे दिया है। ट्रांसफर होगा डिक्लेरेशन जीएसटी आईटीसी 02। इस डिक्लेरेशन की आपको कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, बट आइडली एट द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम ही कर लेना डिक्लेरेशन। लेकिन आपको सीए से देनी पड़ेगी कि ये अनयूटिलाइज क्रेडिट था जिसको हम इस डिक्लेरेशन के थ्रू जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। याद रखेंगे ट्रांसफर के प्रोविजन हो गए 18(3) प्लस रूल 41। अच्छा, इस ट्रांसफर ऑफ बिजनेस को लेकर के कुछ इश्यूज जो और अराइज हो सकते हैं इन कनेक्टिविटी, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम यूज कर रहा हूं। इस डायग्राम में हम और कई सारे रिलेटेड कंसेप्ट जो ट्रांसफर में अराइज हो सकते हैं उन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो काइंडली हैव अ लुक एट द डायग्राम। ये स्क्रीन पर आपके सामने मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। सिचुएशन में आपको लेकर के बता रहा हूं। सिचुएशन हमारे पास ये है, ए है रजिस्टर्ड पर्सन है, और एज अ रजिस्टर्ड पर्सन ये सेक्शन 16 के हिसाब से रूटीन तौर से काम करते हुए, कंडीशंस को फुलफिल करते हुए आईटीसी लेकर के जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है टैक्स पेयर, उसके पोर्टल पर 3 लेजर खुले होते हैं। ई लायबिलिटी लेजर जिसमें उसकी लायबिलिटी अकाउंट फॉर होती है, ई कैश लेजर जिसमें उसका कैश का जमा यूटिलाइजेशन अकाउंट फॉर होता है, एंड ई क्रेडिट लेजर। तो विजुलाइज कर ले, ए रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके पोर्टल पर ये 3 लेजर जो हैं वो हैं जिसमें उसका सब कुछ अकाउंट फॉर हो रहा है। अच्छा, अब इस आदमी ने अपने रूटीन तौर से काम करते हुए सेक्शन 16 में जो भी आईटीसी कमाए होंगे वो इसके ई क्रेडिट लेजर में अवेल किए हुए पड़े होंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसने जो कमाया था वो लगभग सारा यूज हो ही चुका है, पर कुछ थोड़ा बहुत अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है अराउंड 10 लाख का। ठीक है, अब ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन अपना पूरे का पूरा बिजनेस ट्रांसफर करता है बी को। सेल ऑफ बिजनेस करता है, रूटीन की एक्टिविटी है, अपना पूरा बिजनेस किसी और को ट्रांसफर करता है, और जिसको वो ट्रांसफर कर रहा है वो इस बिजनेस को आगे जो होगा वो कैरी ऑन करेगा। इस काम को मैं कहता हूं TOGC, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। मैं बिजनेस बेच रहा हूं एंड सामने वाला उसको जो होगा वो कैरी ऑन करेगा। अच्छा, अब प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब ये जो बी है जिसने ये बिजनेस खरीदा है जो कि उसे आगे कैरी ऑन करेगा, मैं बहुत सारे इश्यूज रेस कर रहा हूं आपके सामने थ्रू डायग्राम से। अब बी जिसने ये बिजनेस खरीदा, हो सकता है वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और हो सकता है वो अनरजिस्टर्ड हो। वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ये कैसे हो सकता है? बी हो सकता है ऑलरेडी कोई और काम करता हो, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, और हो सकता है कि वो इस आज से पहले कोई एक्टिविटी नहीं करता था, अब बिजनेस परचेज करके करेगा, तो वो अनरजिस्टर्ड हो। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है
और उसने बिजनेस खरीदा, तो अब वो क्या करेगा, ये जो दूसरा बिजनेस और करेगा इसकी डिटेल्स भी अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर इनकॉर्पोरेट करवा देगा बाय अमेंडिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पर अगर बी जो है वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन उसको ये काम अब करना है बिजनेस खरीद के, तो बेटा अब इसे उस बिजनेस को आगे चलाने के लिए अपना खुद का रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना पड़ेगा। एंड प्लीज ध्यान में रखिएगा, जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो और फिर उस बिजनेस को करते हो तब आपको रजिस्ट्रेशन का ऑब्लिगेशन सेक्शन 22 से आता है, सेक्शन 22 से। पर प्लीज ध्यान में रखना, बने बनाए बिजनेस का परचेज करके आगे रन करना, उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन का ऑब्लिगेशन टर्नओवर बेस्ड नहीं होता। आप कहोगे सर सेक्शन 22 में तो टर्नओवर बेस्ड होता था, तो मैं आपको यहां याद दिलाना चाहूंगा सेक्शन 22 में 4 सबसेक्शन है, उसमें से सिर्फ सबसेक्शन 1 है जिसमें टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन की बात है। सबसेक्शन 2, 3, 4 में टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, वहां तो आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और सेक्शन 22 में ही ये सर्कमस्टांस लिखी हुई है कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन से बिजनेस खरीदोगे जिसको अब आप आगे कैरी ऑन करोगे, तो यहां कोई टर्नओवर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कराना पड़ेगा। सो सेक्शन 22 को बेस बनाते हुए हमने यहां पर लिखा मिस्टर बी ने जो है वो अकॉर्डिंगली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली करा लिया। अब जैसे ही बी रजिस्ट्रेशन करा लेगा पोर्टल पर, इसके भी 3 लेजर खोल दिए जाएंगे, ई लायबिलिटी लेजर, ई कैश लेजर एंड ई क्रेडिट लेजर। आर यू क्लियर अबाउट दिस? ठीक है जी। अब ये बी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ये मैंने बी के एंगल से पूरी गाथा लिख दी। अब अगली बात सुनो, जिस ए ने बी को अपना ये बिजनेस बेचा था, जिस ए ने बी को अपना ये बिजनेस बेचा था, हो सकता है कई लोगों के लिए नई बात हो, बट अटेंशन, बिजनेस की सेल जीएसटी में सप्लाई ऑफ सर्विस है। बिजनेस की सेल जीएसटी में सप्लाई ऑफ सर्विस है। आपको पता है जीएसटी ने सर्विस की बहुत बड़ी डेफिनेशन दे रखी है, 2102 क्या कहता है, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। आपने अगर अपना बिजनेस बेचा, ध्यान दीजिएगा गुड्स नहीं, बिजनेस बेचोगे तो उसमें गुड्स भी जाएंगे, आपका सब कुछ जाएगा, पूरा बिजनेस जाएगा, गुडविल भी जाएगी, पर बिजनेस की सेल गुड्स की सेल नहीं कही जा सकती। इनफैक्ट ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, सेल ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो अगर आपने बिजनेस बेचा है तो ये सेल ऑफ गुड्स नहीं है। अब क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स नहीं है तो एनीथिंग अदर देन गुड्स इज अ सर्विस, तो दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। पर ये वाली सर्विस के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट रखा हुआ है। आपकी एग्जामिशन नोटिफिकेशन 12/2017, उसकी एंट्री नंबर 1, सबसे पहली एंट्री बेसिकली इसी एक्टिविटी को लिखती है कि सेल ऑफ बिजनेस सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन ये जीएसटी से बाहर है। और ये सोच के बाहर है बिकॉज आप बिजनेस बेच रहे हो, दूसरा आदमी उस बिजनेस को एज इट इज कैरी करने वाला है, तो इसके ऊपर जीएसटी हम नहीं लगा रहे हैं। तो ए ने बी को बिजनेस बेचा, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस बट दिस इज जीएसटी एग्जाम। नोटिफिकेशन मेंशन कर रहा हूं 12/2017 एग्जामिशन नोटिफिकेशन, उसकी पहली एंट्री नंबर 1। जिसको रिकलेक्ट ना हो रहा वो अपना एग्जामिशन का मॉड्यूल क्रॉस चेक कर सकता है। ठीक है, अब ए ने बिजनेस बेच दिया, अब ए तो आगे कुछ नहीं करने वाला। अब लेकिन बेटा ए के ये 3 लेजर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ई लायबिलिटी लेजर, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसकी ई लायबिलिटी लेजर, कोई लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग नहीं है, 0 है। ई कैश लेजर में लेट्स सपोज इसके 60,000 रुपए डिपॉजिट पड़े हुए हैं। अब इसने अपना बिजनेस बेच दिया। अब जब इसने अपना बिजनेस बेच दिया तो ये 60,000 के डिपॉजिट का इसे कहीं यूटिलाइजेशन तो होने वाला नहीं है, ये 60,000 का क्या करे? तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये जो 60,000 है जो आपके ई कैश लेजर में है, ये आपका कैश है जो आपने डिपॉजिट किया था। ये कभी भी आप गवर्नमेंट से वापसी ले सकते हो। आपने कैश दिया था गवर्नमेंट को, ये आप गवर्नमेंट से वापस ले सकते हो। सर क्या ई कैश लेजर का पैसा मैं दूसरे में ट्रांसफर कर सकता हूं? नो। सेक्शन 18 सिर्फ क्रेडिट के ट्रांसफर की बात करता है, ई कैश के ट्रांसफर की बात नहीं करता। तो जो भी ई कैश लेजर में आपका सरप्लस डिपॉजिट है, अगर कुछ भी है, तो उसका आप लेंगे रिफंड। रिफंड के लिए आपको याद होगा, रिफंड के लिए जीएसटी में सेक्शन 54 है, आपको एक रिफंड एप्लीकेशन देनी होती है, जीएसटी RFD 01, और आप उस एप्लीकेशन के बेसिस पर अपना ये रिफंड ले लेंगे। और क्योंकि ये आप ही का पैसा है तो इस रिफंड के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट की एप्लीकेबिलिटी की कोई बात नहीं आएगी। आपको ये पैसा जैसे ही आप मांगोगे, आपको ये पैसा इमीडिएटली प्रोसेस करके लौटा दिया जाएगा। तो ई कैश लेजर की कहानी खत्म हुई। अब बात आ जाती है ई क्रेडिट लेजर। अब आपके ई क्रेडिट लेजर में
टाइम टू टाइम क्रेडिट अवेल हुआ था, पर जो बचा हुआ है वो है 10 लाख। अब आप बिजनेस करोगे नहीं तो ये क्रेडिट आप यूज नहीं कर सकते। क्रेडिट रिफंड होता नहीं है, आपको पहले से ही पता है। क्रेडिट का रिफंड तो सिर्फ 54(3) में 2 ही लोगों को मिलता है, अगर आप एक्सपोर्ट सप्लाई करते हैं या फिर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वाले। तो यहां वो केस है नहीं, आपका तो बिजनेस बंद हो रहा है, तो आपके लिए ये क्रेडिट बिल्कुल बेकार है। लेकिन हमने सीख लिया ये क्रेडिट हम ट्रांसफर कर सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ 18(3) रेड विद रूल 41। अब ये क्रेडिट जो होगा वो मेरे ई क्रेडिट लेजर से ट्रांसफर हो सकता है टू द ई क्रेडिट लेजर ऑफ द न्यू पर्सन जिसने मेरा बिजनेस खरीदा है। ट्रांसफर कैसे होगा उसके लिए मैनर है, मैंने आपको बताई। रूल 41 क्या कहता है, पोर्टल पर एक डिक्लेरेशन डालो। तो ये पर्सन जो होगा बेटा पोर्टल पर डिक्लेरेशन डालेगा, फॉर्म याद रख सके तो कर लीजिएगा, GST ITC 02। क्या कोई टाइम लिमिटेशन है? नो। क्या सर्टिफिकेशन है? यस सर्टिफिकेशन है, प्रैक्टिसिंग CA कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन है। आप पोर्टल पर डिक्लेरेशन डालेंगे, उस डिक्लेरेशन के बेसिस पर यहां का अमाउंट जो होगा वो इस पर्सन के ई क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इस रजिस्टर्ड पर्सन के प्लीज ध्यान में रखिएगा, ए जिसने बिजनेस बेचा है, ई कैश लेजर का तो वो रिफंड ले लेगा सरकार से। ई क्रेडिट में जो अनयूटिलाइज है उसका रिफंड नहीं लेगा, पर वो उसे सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है बाय फॉलोइंग दिस प्रोविजन। अच्छा, इसी लिंकिंग में एक बात और आपको बोल देता हूं, बड़ी बात है, थोड़ा आप और ध्यान बढ़ा लीजिएगा। अब ए क्योंकि इसने अपना बिजनेस बेच दिया है, क्योंकि इसने अपना बिजनेस बेच दिया है, तो अब ए क्या करेगा, इसको अब रजिस्टर्ड रहने का कोई फायदा नहीं है, तो ये अपने आप को क्या करा लेगा, डी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपने सेक्शन 29 पढ़ा था, वहां क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर आप अपना सेल ऑफ बिजनेस कर देते हैं तो आप अपने आप को डी रजिस्टर करा सकते हैं। कैंसिलेशन की एप्लीकेशन आप ऑफिसर को देंगे एंड ऑफिसर क्रॉस चेक करके जो होगा आपको कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देगा। अगर नहीं कराते तो फिर आपको नील रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली आप कराएंगे, और अगर आप नहीं कराते तो ऑफिसर भी इस बात को देखते हुए कि आपने बिजनेस बेच दिया, ऑफिसर भी चाहे तो वो आगे बढ़ के सुओ मोटो आपको डी रजिस्टर्ड जो है वो कर सकता है। अच्छा, ये आदमी अब जब डी रजिस्टर्ड होगा तो इसको एक बात का ध्यान रखना है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। ये आदमी जब डी रजिस्टर्ड होगा तो इसको एक बात का ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। डी रजिस्टर्ड होगा तो इसको एक बात का ध्यान रखना है कि डी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी अगर कोई लायबिलिटी थी तो वो खत्म। इस बात को बड़े अच्छे तरीके से सुनने वाले सारे लोग समझ लेंगे। डी रजिस्ट्रेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि आप रजिस्टर्ड नहीं रहे, अगर आपकी कोई लायबिलिटी थी, सुनिएगा कैसी लायबिलिटी थी, मान लीजिए आप जब रजिस्टर्ड थे आपने कोई टैक्स इवेजन किया था, वो पकड़ा नहीं गया था उस स्टेज पर, और अब आप डी रजिस्टर्ड हो गए। टैक्स इवेजन किया था, वो पकड़ा पहले नहीं गया था, पर अब डिपार्टमेंट के हाथ कुछ सबूत लगे, तो नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट कि आप डी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, डिपार्टमेंट इज एंटाइटल्ड कि आपसे वो टैक्स इवेजन जो बाद में डिटेक्ट हुआ है, वो टैक्स इवेजन जो है वो आपसे ले सके। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, डी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है सेक्शन 29, उसके सबसेक्शन 3 में ये बात लिखी हुई है, इवन इफ अ पर्सन हैज बीन डी रजिस्टर्ड, उसकी लायबिलिटी अगर कोई पास पीरियड की थी तो वो पास पीरियड की लायबिलिटी सर्वाइव करेगी और वो उससे रिकवर की जा सकेगी। तो इसकी लायबिलिटी से रिलेटेड ये मैंने आपको स्पेशल पॉइंट बोला, इसको ध्यान में रखना है। सेक्शन 29(3) डी रजिस्ट्रेशन डजंट मीन्स कि अब आप फ्री हो गए, गंगा नहा लिए, ऐसा मतलब नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है, ए को तो ध्यान में रखना ही रखना है कि उसकी लायबिलिटी अगर कुछ है तो वो कभी भी आ सकती है। बी को भी एक स्पेशल बात ध्यान में रखनी है कि अगर बी किसी से बिजनेस खरीदता है और उस व्यक्ति का कोई टैक्स इवेजन रहा है, तो उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी टैक्स इवेजन ए ने किया था, उस लायबिलिटी को बाद में डिपार्टमेंट ए से चाहे तो ए से भी रिकवर कर सकता है, बी से चाहे तो बी से भी रिकवर कर सकता है, और अगर वो दोनों से कुछ कुछ प्रपोर्शन में लेना चाहे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि जब कभी भी सेल ऑफ बिजनेस होगा तो जिसने खरीदा उसकी लायबिलिटी ट्रांसफरी एंड जिसने बेचा उसकी लायबिलिटी ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों उन लायबिलिटीज के लिए ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। ये बात सेक्शन 85 सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है। मैंने सारे प्रोविजन आपको इकट्ठे एज अ केस स्टडी बोलने की कोशिश करी है, दोहरा देता हूं। जिसने अपना बिजनेस बेचा और डी रजिस्ट्रेशन कराया, वो हमेशा ध्यान में रखे कि
उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं है, अगर कुछ बाद में पकड़ में आएगी तो उससे ली जाएगी। और उसके अलावा खरीदने वाला भी ध्यान में रखे कि सिर्फ बेचने वाले को रिस्क नहीं है, जो भी टैक्स बाद में निकलेगा वो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों की जॉइंटली एंड सेवरल लायबिलिटी मानी जाएगी। सेक्शन 85 सबसेक्शन 1 में यह बात लिखी है। आई होप यू आर क्लियर। चलिए, वेल डन। इसके अलावा एक और इशू आपको बताता हूं, इसमें एक और इशू जो कनेक्टिविटी में आ सकते हैं। मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, और वो अपना बिजनेस बेच रही है टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड इज ऑल्सो अ रजिस्टर्ड पर्सन। सो ए लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है और वो अपना बिजनेस बेच रही है बी लिमिटेड को। यहां एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर एक कंपनी अपना पूरा बिजनेस किसी और को बेचेगी तो कंपनी का बिजनेस दूसरे का हो जाएगा जस्ट बाय द रूट कि कंपनी के जो शेयर्स थे वो दूसरे ने परचेज कर लिए। आई बात समझ में? एक कंपनी है तो कंपनी की जो भी शेयर होल्डिंग होगी, शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर बेच दिए तो ये कंपनी जो थी वो बिक गई, उसका बिजनेस दूसरे के पास चला गया। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर कंपनी की सेल हुई जिसमें सेल ऑफ शेयर्स हुए हैं तो सेल ऑफ शेयर्स के ऊपर कोई जीएसटी आता ही नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डर्स बदले हैं, कंपनी वही थी, कंपनी के शेयर होल्डर्स बदले हैं, कंपनी के नाम से ही पहले बिजनेस था, उसी कंपनी के नाम से ही अब बिजनेस चलेगा। तो यहां पर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के प्रोविजंस की बात नहीं आएगी। यहां अननेसेसरी कंफ्यूज मत होना। ए ने बी को बिजनेस बेचा तो वहां बात आएगी, ए ने बी को बिजनेस बेचा तो वहां ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की बात आएगी। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी और नए शेयर होल्डर्स आ गए, वहां ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स की कोई बात नहीं आएगी। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, लेकिन एक सिचुएशन दूसरी ये लेते हैं। मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है और अब इस कंपनी को डीमर्ज किया जा रहा है। डीमर्ज किया जा रहा है, इससे दो सेपरेट कंपनी बनाई गई हैं, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। जो बिजनेस पहले ए लिमिटेड करती थी अब वो बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड के द्वारा जो होगा वो किया जाएगा, डीमर्जर हो गया है। कंपनी की असेट्स अलोंग विद द लायबिलिटीज वो कंपनीज में ट्रांसफर कर दी गई है। इन दो कंपनीज में 30% बी लिमिटेड के पास चली गई, 70% सी लिमिटेड के पास चली गई। अच्छा जी, अब जो क्रेडिट था वो ए लिमिटेड रजिस्टर्ड थी तो उसके लेजर में था। अब दो डीमर्ज एंटिटी बन गई है जो दोनों की दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड होंगी, तो डेफिनेटली ए लिमिटेड के क्रेडिट लेजर में जो अनयूटिलाइज क्रेडिट है वो अब बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के लेजर में ट्रांसफर किया जाना है। तो अकॉर्डिंगली यहां ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की बात आएगी एंड 18(3) इसको कवर करता है। वो ये कहता है मर्जर डीमर्जर वाली सिचुएशंस में ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स अगर होगा तो 18(3) के हिसाब से होगा। और इस क्रेडिट को ट्रांसफर करने के लिए क्या करेगी, ए लिमिटेड कंपनी को जो है वो डिक्लेरेशन ITC 02 पोर्टल पर फर्निश करनी पड़ेगी along with the CA सर्टिफिकेशन। अब क्रेडिट ए लिमिटेड से ट्रांसफर होगा। अब ध्यान में रखिएगा, ट्रांसफर होगा, बात सही है, किसको कितना ट्रांसफर होगा यहां ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां रूल 41 ने क्लियर कट बता रखा है मैनर ऑफ ट्रांसफर में कि भाई साहब आपने जिस रेशो में असेट ट्रांसफर करी है उस रेशो में क्रेडिट ट्रांसफर होगा। बी लिमिटेड को 30% असेट्स अगर गई हैं तो 30% ITC से ट्रांसफर होगा, 70% ITC सी लिमिटेड के फेवर में ट्रांसफर होगा जिसको 70% असेट दी गई है। और एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने साथ में ये दे रखी है, जब डीमर्जर हुआ होगा और असेट ट्रांसफर हुई होंगी तो असेट आपकी ITC अवेल्ड असेट्स भी हो सकती है एंड ITC अनअवेल्ड असेट्स भी हो सकती हैं। जब भी डीमर्जर में असेट ट्रांसफर होगी तो आपकी दो तरीके की असेट्स होंगी। कुछ वो असेट्स होंगी जिस पर आपने ITC अवेल किया था और कुछ ऐसी असेट भी होंगी जिस पर आपने ITC अवेल नहीं किया था। लेट्स सपोज आपने मोटर कार परचेज कर रखी थी, उसका ITC नहीं अवेल किया था, या कोई और असेट परचेज कर रखी थी जिसका ITC नहीं लिया था। तो असेट तो दोनों ट्रांसफर होगी डीमर्जर में। तो उन्होंने ये बोला है क्योंकि असेट एज अ होल ट्रांसफर हुई होंगी, ITC वाली भी और दूसरी भी, तो जो रेशो आप यूज करोगे वो रेशो वो दोनों असेट्स टोटली किस रेशो में गई है वो देखोगे। आप ये नहीं देखोगे कि ITC अवेल्ड किस रेशो में गई है, नहीं, टोटल असेट्स किस रेशो में ट्रांसफर हुई है उस रेशो में जो होगा वो ITC ट्रांसफर किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ ITC। अच्छा जी, ट्रांसफर ऑफ ITC में इस बार इस अटेम्प्ट में जो एक क्वेश्चन आ सकता है उसको और सुन लीजिए कि अब मान लीजिए ये जो ए रजिस्टर्ड पर्सन था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है जो कि CBIC ने सर्कुलर से हैंडल किया है। ए
रजिस्टर्ड पर्सन था, एज अ सोल प्रोप्राइटर वो बिजनेस कर रहा था। अब ए की अचानक डेथ हो जाती है, बी वेरी क्लियर, ए की अचानक जो है वो डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसका बिजनेस कौन चलाएगा ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। अब उसके लीगल एयर हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर उसके लीगल एयर नहीं है, वो इकलौता था अपने घर में, उसका कोई आगे वारिस नहीं है जो उसके बिजनेस को चलाएगा, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, शट डाउन। और अगर बिजनेस शट डाउन हो गया तो देयर इज नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, तो ट्रांसफर ऑफ आईटीसी का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। बट लेट्स सपोज उसका बेटा है और उसका बेटा जो है वो ये डिसाइड करता है कि पापा का बिजनेस अब मैं कैरी ऑन करूंगा, देन इन दैट सिचुएशन अब बिजनेस जो है वो बेसिकली बेटा कंटिन्यू कर रहा है। यहां एक बात ध्यान में रखनी है, इन केसेस को टेक्निकली मैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस नहीं बोलूंगा कि ए ने बिजनेस बेटे को ट्रांसफर किया, ए जिंदा ही नहीं है कि वो ट्रांसफर करेगा। इस काम को हम बोलते हैं सक्सेशन इनटू बिजनेस। डेथ हो गई है प्रोप्राइटर की, तो उसके बच्चे ने उसके बिजनेस में सक्सेशन लिया है। अब सीबीआईसी ने सर्कुलर से ये क्लियर किया है कि जी भाई साहब, जब आप बिजनेस जिंदा रहते हुए किसी को बेचते हो तो जो प्रोविजंस है वही प्रोविजंस आपके अप्लाई होंगे जब आप जिंदा नहीं रहते, लेकिन आपका लीगल हेयर जो है वो आपके बिजनेस को कंटिन्यू करता है, आपके बिजनेस में सक्सेशन ले लेता है। सीबीआईसी ने इसे सर्कुलर से क्लियर किया है कि सोल प्रोप्राइटर की अगर डेथ हो गई, उसका बेटा बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, तो सक्सेशन ऑफ बिजनेस के केस में भी ये आईटीसी जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे। जो अनयूटिलाइज क्रेडिट पिताजी ने जिसकी डेथ हुई है कमाए थे, वो अनयूटिलाइज क्रेडिट अब बेटा जो उस बिजनेस को कराएगा अपने नाम से रजिस्ट्रेशन लेकर के उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सर ट्रांसफर कैसे होंगे? ट्रांसफर के लिए तो डिक्लेरेशन सबमिट करनी होती है। डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए तो ए है ही नहीं, वो मर गया है। बिल्कुल सही बात कही आपने, सीबीआईसी ने बोला इस केस में, क्योंकि जिसका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है वो मर चुका है, तो जो लीगल हेयर है वही उस आदमी के बिहाफ पर डिक्लेरेशन जो होगा वो सबमिट करेगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो ये सीबीआईसी का लेटेस्ट सर्कुलर है। डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, सक्सेशन ऑफ बिजनेस हो रहा है, इसमें भी आईटीसी ट्रांसफर होगा। जो काम डिसीज पर्सन अब नहीं कर सकता, लीगल हेयर उसके बिहाफ पर वो डिक्लेरेशन जो होगा वो सबमिट करेंगे। चलिए जी, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी से रिलेटेड मेरे सारे कंसेप्ट आपके साथ हो गए। अगला कंसेप्ट हम आगे लेते हैं, आईटीसी रिवर्सल। आईटीसी रिवर्सल सेक्शन 18 सबसेक्शन 4, सेक्शन 18 सबसेक्शन 4। अब 18 सबसेक्शन 4 ने कुछ सर्कमस्टांसेस लिस्ट डाउन करके दी हैं और बोला है अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ये परिस्थिति हो जाएगी तो उसे अपने अवेल्ड आईटीसी रिवर्स करने पड़ेंगे। हमने बोला जी क्यों? हमने अवेल किए थे, तब तो हमने प्रॉपर अवेल किए थे। उन्होंने कहा बिल्कुल किए थे, लेकिन ये सर्कमस्टांस हो गई तो 18(4) बोल रहा है तो आपको रिवर्सल करने पड़ेंगे। हमने बोला क्या है जी ये सर्कमस्टांस? तो उन्होंने बोला जी सुनो, इसमें दो सर्कमस्टांस उन्होंने विजुलाइज करी कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन थे, सप्लाई करते थे, जीएसटी भरते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट आपके प्रोडक्ट पर, आपकी सर्विसेज पर एग्जम्पशन इशू कर दी और उसकी वजह से अब आपकी सप्लाई एग्जाम सप्लाई हो गई। तो अब गवर्नमेंट की एग्जाम्पशन की वजह से आप जीएसटी नहीं भरने वाले। अब आपके पास अगर कुछ अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है तो उस अनसोल्ड स्टॉक का आपने आईटीसी लिया था, हमने दिया था ये सोच के कि आदमी जीएसटी भरेगा, पर अब एग्जाम्पशन हो गई, नहीं भर रहे हो, तो आपको अपने आईटीसी जो होंगे वो रिवर्सल करने पड़ेंगे। रिवर्सल किस किस के करेंगे? तो बेटा ध्यान में रखिएगा, आपका इनपुट होगा उसके भी रिवर्सल करने पड़ेंगे, कैपिटल गुड्स होंगे उसके भी रिवर्सल करने पड़ेंगे। यू आर ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड पर्सन और आपने दोनों के क्रेडिट लिए होंगे, तो लो ये कहते हैं आपको इनपुट एज वेल एज कैपिटल गुड्स दोनों के रिवर्सल करने पड़ेंगे। फिर इसके अलावा वो कहते हैं दूसरी सर्कमस्टांस, आप रजिस्टर्ड पर्सन थे, आप काम कर रहे थे एज अ नॉर्मल पर्सन आईटीसी लेकर के, लेकिन अब आपका मन बदला और आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया। अब कंपोजिशन स्कीम को जब आपने ऑप्ट कर लिया तो कंपोजिशन स्कीम में हम आपसे कंसेशनल टैक्स लेते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी कोई अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है तो अब आप उस पर कंसेशनल टैक्स देंगे, तो डेफिनेटली अब आपको ऑलरेडी अवेल्ड आईटीसी जो थे उनका रिवर्सल करना पड़ेगा। एंड अगेन आपके इनपुट इन स्टॉक है उसका भी और कैपिटल गुड्स इन स्टॉक है तो उसका भी आपको जो होगा वो रिवर्सल करना पड़ेगा। तो दो सिचुएशन प्लीज बेटा ध्यान में रखिएगा। दो सिचुएशन में रिवर्सल की बात 18(4) में लिखी गई है। अगर टैक्सेबल प्रोडक्ट आपका एग्जेम्प्ट हो गया, स्टॉक्स रिवर्सल करो, या फिर आप कंपोजिशन स्कीम में एंट्री ले रहे हैं तो आपके जो स्टॉक है उससे रिलेटेड आप आईटीसी रिवर्सल करें। और प्लीज ध्यान में रखिएगा प्रिंसिपल यहां भी यही है कि आपका जो भी इनपुट है उसका आपने जो भी आईटीसी लिया था वो सारा का सारा रिवर्स करना है।
अगर कैपिटल गुड्स की बात आएगी तो कैपिटल गुड्स के केस में आपको सारा रिवर्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स का कुछ यूसेज पीछे हुआ है, कुछ यूसेज अब होगा। तो आपका जो पीछे यूसेज हुआ वो परफेक्ट है, उसके लिए कोई रिवर्सल नहीं करना है। अब जो आगे आपके साथ हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको रिवर्सल करना है। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, इनपुट्स के पूरे रिवर्सल है, बट कैपिटल गुड्स के लिए पूरे रिवर्सल ना होकर के आपको रिड्यूस्ड अमाउंट का रिवर्सल जो है वो करना है, और वो रिड्यूस्ड अमाउंट आपको निकालना है एज पर रूल 44। वो रिवर्सल कैसे निकालना है आपको? एज पर रूल 44। सर अच्छा 5% पर क्वार्टर, नो, यहां पर ध्यान में रखना, जब आपसे रिवर्सल कराया जाएगा तो रिवर्सल के लिए आपको रूल 44 अप्लाई करना है, और रूल 44 आपसे रिवर्सल अलग तरीके से निकलवाता है। वो ये कहता है आपका यहां पर ये फॉर्मूला चलेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, बहुत ध्यान रखेंगे। आईटीसी अवेलमेंट जब आप करते हैं 18(1) में, तो भी आपको कैपिटल गुड्स पर रिड्यूस्ड अमाउंट का आईटीसी दिया जाता है, पर वो रिड्यूस्ड अमाउंट रूल 40 में निकालते हो और 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर ऐसे रिड्यूस करके निकालते हो। लेकिन रूल 44 में जब रिवर्सल कराया जाता है तो ये ऐसे कराया जाता है, बड़ा सिंपल है। पूछा जाता है जिस कैपिटल गुड्स की बात चल रही है उस पर आपने आईटीसी लिया कितना था। हमने कहा जी मान लेते हैं 1 लाख का लिया था। वो कहते हैं ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि जीएसटी के लॉ में किसी भी कैपिटल गुड्स की लाइफ हम कितनी मानते हैं? 5 साल। 5 साल का मतलब 60 महीने, 60 मंथ्स। तो आप ये बताओ, जिस दिन भी ये स्पेशल इवेंट हुआ है, इस स्पेशल इवेंट के बाद उसकी जो बची हुई लाइफ है वो कितनी बची हुई लाइफ है, आगे कितना ऐसा पीरियड बचा है जिसके लिए वो एग्जाम सप्लाई में यूज हो रही होगी या फिर वो एज अ कंपोजिशन सप्लायर की तरह से यूज हो रही होगी। वो बचा हुआ मंथली पीरियड हमें बताओ, और वो जो मंथली पीरियड हमें बताना, अगर उसमें कंप्लीट मंथ है तो ओके है, अगर उसमें कुछ बचे हुए दिन है, मान लो 10 दिन, तो उस 10 दिन को इग्नोर कर देना। मतलब दोबारा बोल देता हूं, जिस दिन भी ये इवेंट हुए हैं उस दिन आप हमें ये बताओ कि इस पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स की बची हुई लाइफ जो थी वो कितनी थी इन कंप्लीट मंथ। मान लीजिए वो बची हुई लाइफ थी 40 मंथ्स। 40 मंथ्स तो वो कहते हैं सुनो, आपने आईटीसी लिया था 1 लाख का, अगर इसकी आगे बची हुई लाइफ 40 महीने हैं, 60 टोटल होती है, तो 1 लाख इंटू 40/60 इतना अमाउंट आगे के पीरियड से रिलेटेड है, आप इसको रिवर्स कर दें। 60 महीने टोटल लाइफ होती है और 40 अभी बची हुई है। 40 के बाद अब ये एग्जम्प्ट में यूज हो रही है, कंपोजिशन में यूज हो रही है, तो 40 से रिलेटेड आईटीसी ये है। ये रिड्यूस अमाउंट निकाल करके आप इसको जो है वो रिवर्स कर दें। एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चा सिर्फ यही होगा कि 44 का है और 40 का है, तो ध्यान में रखिएगा 40 का है अवेलमेंट में, 44 का है रिवर्सल में। आई होप यू आर कंफर्टेबल। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात सुनो, अब ये रिवर्सल होगा कैसे? मैं इस रिवर्सल को करूंगा कैसे? क्या इसको मैं अपनी रिटर्न के थ्रू करूंगा? क्या इसको मैं अपनी रिटर्न के थ्रू करूंगा? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं जी, इसको आपको रिटर्न के थ्रू नहीं करना है, इसके लिए आप अगेन डिक्लेरेशन ही देना। हमने बोला सर रिटर्न से भी तो रिवर्सल करते हैं, हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा 42 43 अपॉर्शनमेंट किया, रिवर्सल हमने रिटर्न से किया था, पर वो रूटीन था। ये क्या है? स्पेशल। ध्यान में रखिएगा, ये सेक्शन 18 में स्पेशल, और 18 में स्पेशल तरीका भी है। तो उन्होंने बोला है जी ये डिक्लेरेशन बेस्ड रिवर्सल जो है वो किया जाएगा। डिक्लेरेशन अब जो आप फाइल करेंगे वो है जीएसटी आईटीसी 03, जीएसटी आईटीसी 03, जीएसटी आईटीसी 03। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। तो जीएसटी आईटीसी 03 डिक्लेरेशन जो होगा वो आप पोर्टल पर सबमिट करेंगे। उस डिक्लेरेशन में आप ब्यौरा देंगे, ये इवेंट मेरे साथ हुआ, इस इवेंट वाले दिन मैंने जब अपना पिछले दिन का स्टॉक पोजीशन चेक किया था वो ये था, इनपुट इतना था, उससे रिलेटेड आईटीसी अवेल्ड पूरा ये है,
कैपिटल गुड्स इतने थे, उससे रिलेटेड रिड्यूस्ड अमाउंट जो आगे का बचता है वो ये है, जिसको जो है मैं रिवर्सल कर रहा हूं। ठीक है जी। सो आप जीएसटी आईटीसी 03 यहां फाइल करेंगे और डिक्लेरेशन फाइल हुई है तो दो क्वेश्चन हमेशा सोचने हैं, क्या कोई टाइम लिमिट है, क्या कोई सर्टिफिकेशन है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है और रिवर्सल्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। सर क्यों नहीं दी, क्या वो नहीं चाहते कि मैं टाइमली एक करूं? उन्होंने बोला भाई साहब नहीं भी करोगे तो भी हमें जब पता चलेगा हम विद इंटरेस्ट ले लेंगे। आपको रिवर्सल करना था, आपको एज अ लायबिलिटी उसको पे करना था, आपने नहीं किया तो हम उसको विद इंटरेस्ट ले लेंगे। तो अगर आप टाइमली एक्ट नहीं करोगे तो आप ही का नुकसान है। तो हमने आपको इसकी कोई टाइम लिमिट ऐसा स्पेसिफाई नहीं करी। क्या कोई सर्टिफिकेशन चाहिए? नहीं, उन्होंने बोला इसके कोई सर्टिफिकेशन की भी आपको जरूरत नहीं है। यहां कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, यहां कोई सर्टिफिकेशन की बात नहीं की गई है। हां, लेकिन यहां उन्होंने एक सिचुएशन ये विजुलाइज करी। उन्होंने कहा जी अगर मेरे पास जो स्टॉक्स पड़ा हुआ है, मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो बहुत साल पुराना है, 1 साल से भी ज्यादा पुराना है, क्या मैं तो भी रिवर्सल करूंगा? उन्होंने बोला हाँ करोगे। बेटा इस बात को ध्यान में रखना, अवेलमेंट जब आप क्रेडिट लेंगे तो अवेलमेंट पर तो टाइम लिमिटेशन है, पर रिवर्सल पर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। मैंने आपको जब 18(1) डिस्कस कराया था, जहां आप अवेल कर रहे थे वहां तो टाइम लिमिटेशन थी और गवर्नमेंट बड़ी चालाक है, आपको क्रेडिट दिए जाएंगे तो हमेशा सब्जेक्ट टू टाइम लिमिटेशन दिए जाएंगे, पर आपसे कभी रिवर्सल कराया जाएगा तो वहां कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, मतलब सर अगर 5-6 साल पुराना कोई मेरे पास स्टॉक हो, मान लो कोई स्लो मूविंग स्टॉक अटक गया और वो मुझे उसका भी रिवर्सल करना पड़ेगा, पर सर हो सकता है उसके तो परचेज इनवॉइस भी शायद आज की डेट में मैं ना लोकेट कर पाऊं। बेटा वो बड़े चालाक है, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी स्टॉक ऐसा है जिसके आपके पास परचेज इनवॉइस मिसिंग है, तो आप ये कह करके कि परचेज इनवॉइस मिसिंग है, उस पर मैंने कितना आईटीसी लिया था मुझे पता ही नहीं, आप बच नहीं सकते हैं। अगर उसके परचेज इनवॉइस मिसिंग है तो उन्होंने ये बोला है फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी। जो भी स्टॉक है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो ली जाएगी, उस फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर उसका टैक्स कंपोनेंट निकाला जाएगा एंड अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद रिवर्सल जो होगा वो अप्लाई कराया जाएगा। तो ध्यान रखें, रिवर्सल्स के लिए देयर इज नो लिमिटेशन, इवन इफ इनवॉइसेस आर मिसिंग यू आर सपोज्ड टू पे फेयर मार्केट वैल्यू बेस्ड जीएसटी निकाल करके अकॉर्डिंगली बोला जाएगा अब रिवर्सल जो भी बनता है अप्लाई कर दो प्रॉपर तरीके से। आई होप यू आर क्लियर। अच्छा, अब आईटीसी अवेलमेंट और आईटीसी रिवर्सल्स, इन दोनों को अगर पैरेलली आप कंपेयर करोगे तो आपको कुछ मेजर डिफरेंसेस नजर आएंगे। मैं मेजर डिफरेंसेस बोलता हूं। स्पेशल आईटीसी अवेलमेंट इज सब्जेक्ट टू टाइम लिमिटेशन। स्पेशल आईटीसी रिवर्सल इज नॉट हैविंग एनी टाइम लिमिटेशन। अवेलमेंट requires a declaration ITC 01, reversal requires a declaration ITC 03. Availment declaration ITC 01 shall be submitted within a time period. You are supposed to act in a very timely manner, 30 days, and along with CA certification if the amount is big more than 2 lakhs. But so far as reversal is concerned, reversal demands a declaration but there is no time limitation. There is no need of any certification. Certification is required only when you are saying your invoices are missing and you are doing fair market value based reversal. क्यों? क्योंकि उस केस में आप क्या कहने की कोशिश कर सकते हो जी फेयर मार्केट वैल्यू तो बिल्कुल कम रह गई थी तो बस इतना ही बनता है। तो उन्होंने बोला नहीं, उस केस में आपने रिवर्सल रियल में फेयर मार्केट वैल्यू निकाली है, इस बात के लिए हमें सीए सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। अगर आपके पास परचेज इनवॉइस हैं और आप उनके बेसिस पर रिवर्सल कर रहे हो, देयर इज नो नीड ऑफ एनी सर्टिफिकेशन, बट इफ योर रिवर्सल इज फेयर मार्केट वैल्यू बेस्ड then that fair market value should be certified by the practicing chartered accountant or a cost accountant. ठीक है जी, these are the important differences. And कंपैरिजन और अगर करेंगे तो कंपैरिजन में एक छोटा सा डिफरेंस और नजर आएगा। सो फॉर ए स्पेशल आईटीसी अवेलमेंट इज कंसर्न, स्पेशल आईटीसी अवेलमेंट में बेटा आपने देखा उन्होंने 4 सिचुएशन करी है। आईटीसी देते टाइम उन्होंने 4 सिचुएशन विजुलाइज करके आपको आईटीसी दिया। आप लायबल बने, न्यूली रजिस्टर्ड हुए, आप लायबल नहीं बने, न्यूली रजिस्टर्ड हुए, और
आपकी सप्लाई एग्जाम से टैक्सेबल हो गई या आप कंपोजिशन छोड़ करके इसमें आ गए। 4 सिचुएशन में स्पेशल आईटीसी दिए, जबकि जब रिवर्सल की बात आई तो रिवर्सल उन्होंने आपसे 2 ही सिचुएशन में करवाया। आप कहोगे सर अच्छा यहां पर उन्होंने हमारे बारे में सोचा, अवेलमेंट 4 कहानी में देंगे बट रिवर्सल 2 कहानी में कराएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, रेवेन्यू इतना अच्छा नहीं है कि वो आपको अवेलमेंट में 4 सोचेगा और रिवर्सल में सिर्फ 2। अब बात सुनिएगा जरा ध्यान से। उन्होंने 18(4) में 2 सिचुएशन लिखी, लेकिन उन्होंने कहा आप नए रजिस्टर्ड हुए तो आपको स्पेशल आईटीसी 18(1) में मिलेगा अगर आप नए रजिस्टर्ड हुए। उन्होंने बोला अगर आप डी रजिस्टर्ड होंगे, अगर आप डी रजिस्टर्ड होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो रहा होगा तो भी आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा, लेकिन उस क्लोजिंग स्टॉक की कहानी हम 18(4) में इस वजह से नहीं लिख रहे बिकॉज उस कहानी को हमने सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है। दोबारा दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा आपके रजिस्ट्रेशन होने पर स्पेशल आईटीसी मिलेंगे, वो हमने 18(1) में लिखा कि न्यूली रजिस्टर्ड हुए स्टॉक है, स्पेशल आईटीसी ले लो। अब आप कभी डी रजिस्टर्ड अगर हो रहे हैं तो डी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी आपके पास अनसोल्ड स्टॉक हो सकता है। उसकी कहानी हम 18(4) में इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमने उसको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है सेक्शन 29 उसमें लिखा हुआ है, सेक्शन 29 सबसेक्शन 5। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप डी रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे नए, तो सेक्शन 18 में आईटीसी अवेलमेंट है, बट अगर आप डी रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो रिवर्सल 18(4) में नहीं है बिकॉज उसको उन्होंने 29(5) में जो है वो सेपरेट कवर किया है। अब 29(5) का क्रक्स मैं आपको याद करा देता हूं। 29(5) सिंपली ये कहता है अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो जाता है तो फिर कैंसिलेशन ऑर्डर के टाइम पर पिछले दिन जो आपका स्टॉक होगा, भले ही इनपुट का हो भले ही कैपिटल गुड्स का, आपको इन पर सरकार को पेमेंट जो होगी वो करनी पड़ेगी। आपको इन पर सरकार को जो होगा वो पेमेंट करनी पड़ेगी। इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या करूं, कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में क्या करूं, तो वो कहते हैं जी बताते हैं क्या करोगे, पर आप ध्यान में रखेंगे जो भी अनसोल्ड स्टॉक होगा, आपने उस पर आईटीसी ले रखा है तो उस अनसोल्ड स्टॉक के रिस्पेक्ट में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहां पर स्पेशल बात क्या वो कहते हैं, वो कहते हैं जी सुनो, इनपुट के ऊपर तो पूरा आईटीसी, कैपिटल गुड्स के ऊपर रिड्यूस्ड आईटीसी। इनपुट के ऊपर पूरा आईटीसी, कैपिटल गुड्स के ऊपर रिड्यूस्ड आईटीसी। रिड्यूस कैसे, वही स्टोरी 40 वाली नहीं 44 वाली स्टोरी। कितना आईटीसी लिया था, डी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कितनी लाइफ बच रही है इनकम्प्लीट मंथ डिवाइडेड बाय 60, उस तरीके से आप रिड्यूस्ड आईटीसी निकालेंगे। यहां भी आप रूल 44 के हिसाब से रिड्यूस आईटीसी निकालेंगे। सो इनपुट का स्टॉक उसके रिस्पेक्ट में फुल आईटीसी निकालो, कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में रिड्यूस आईटीसी वो डिवाइडेड बाय 60 वाले फॉर्मूले के हिसाब से निकालो। थोड़ा अलर्ट हो जाओ, जरा सुस्त मत होना। अब वो कहते हैं ये निकालो, इसे पे नहीं करना, अभी ये निकालो, साथ में निकालो कि ये जो इनपुट का अनसोल्ड स्टॉक है, अगर ये जो इनपुट का अनसोल्ड स्टॉक है अगर इसको बेच दिया जाए तो इस पर जीएसटी पेबल क्या बन सकता है। ये जो कैपिटल गुड्स सेकेंड हैंड बची हुई है अगर इसको मार्केट में बेच दिया जाए तो फिर इस पर क्या जीएसटी बन सकता है। और इन दोनों कंप्यूटेशन को करने के बाद अब आप देखो जो अमाउंट हायर होगा 29(5) में वो आपको पे करना पड़ेगा। समझे बेटा, आप डी रजिस्टर्ड हो रहे हो तो ध्यान में रखना 18(4) नहीं चलेगा, 29(5) चलेगा। और 29(5) ये कहता है देखो इनपुट का क्या आईटीसी लिया था और अगर इनपुट बेचा जाए तो क्या जीएसटी पेबल बनेगा, इसमें से जो हायर होगा वो पे करवाएगा। और ऐसे ही जो आपकी कैपिटल गुड्स इन स्टॉक है जो सेकंड हैंड हो गई होंगी, वो कहते हैं इस कैपिटल गुड्स का रिड्यूस्ड आईटीसी क्या बनता है और अगर इस कैपिटल गुड्स को बेच दिया जाए तो जीएसटी क्या बनता है, विच एवर इज हायर, वो अमाउंट जो होगा वो आपसे पे कराया जाएगा। 18(4) में पेमेंट अलग है, 29(5) में पेमेंट अलग है। 18(4) में जो क्रेडिट लिया था उसी को लेते हैं, 29(5) में उनकी हवस और बढ़ जाती है और वो हायर ऑफ द टू अमाउंट की आपसे पेमेंट करवाते हैं। अच्छा, और अगली बात, एक छोटा सा डिफरेंस और ध्यान में रखिएगा, अगर आप डी रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अगर आप डी रजिस्टर्ड हो जाते हैं
तो ये जो भी पेमेंट है, ये पेमेंट गवर्नमेंट आपसे लेगी कैसे? डिक्लेरेशन सबमिट कराएगी? नहीं बेटा, ध्यान में रखिएगा। वो ये कहते हैं भाई साहब अब ये डी रजिस्टर्ड हो गया तो फिर इसको पोर्टल पर डिक्लेरेशन वाला कंसेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने बोला जी जो आदमी डी रजिस्टर्ड हो जाता है उसको कैंसलेशन ऑर्डर के बाद अपनी एक फाइनल जीएसटी रिटर्न सबमिट करनी होती है, जीएसटीआर 10। अपनी एक फाइनल रिटर्न सबमिट करनी होती है, जीएसटीआर 10। रिटर्न की रिविजनरी वीडियो आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, नहीं याद आए तो काइंडली पहले उसे सुन लीजिएगा क्लैरिटी के लिए। तो उन्होंने बोला जो आदमी डी रजिस्टर्ड होता है उसे कैंसलेशन ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अंदर अपनी एक फाइनल रिटर्न देनी होती है, जीएसटीआर 10। अब ये जो 29.5 में जो भी अमाउंट उसे पे करना है, ये अमाउंट वो अपनी जीएसटीआर 10 जो फाइनल रिटर्न है उसके थ्रू जो होगा वो पे कर देगा। उस फाइनल रिटर्न में इस अमाउंट की सारी रिपोर्टिंग वो हमें कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 18 सबसेक्शन 4। आर यू क्लियर विद दिस? चलिए, तो बेटा सेक्शन 18 याद करने में हमेशा मैं आपसे बोलूंगा इसे लेना। 4 स्पेशल केसेस में आईटीसी अवेलमेंट। 18(1) की स्टोरी अवेलमेंट देगी एंड लिमिटेशन 18(2) एंड मैनर ऑफ अवेलमेंट रूल 40। ट्रांसफर एक सिचुएशन में जहां बिजनेस आगे किसी दूसरे के पास जाएगा और वो उसे कंटिन्यू करेगा, और ट्रांसफर होगा 18(3) अलाउ करता है अलोंग विद रूल 41। फिर स्पेशल रिवर्सल अवेलमेंट 4 की कहानी, रिवर्सल में 2 कहानी सिर्फ इसलिए बिकॉज डी रजिस्ट्रेशन वाली कहानी अलग से डील है। तो जब कभी भी 18(4) में रिवर्सल होगा तो वो 18(4) के साथ रूल 44 के हिसाब से रिवर्सल होगा। और डी रजिस्ट्रेशन वाली स्टोरी 29(5) में है, वो आपसे पे करवाएंगे जिसको वो फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 में रिपोर्ट करवाएंगे। इनफ, आई थिंक सो, आई हैव रिवाइज्ड इट सो मेनी टाइम। अब इसके बाद सेक्शन 18, ये जो भी आपसे अवेलमेंट या ट्रांसफर कराता है सेक्शन 18 लिख करके देता है। ये अवेलमेंट या ट्रांसफर इनका तरीका क्या होगा वो हम आपको रूल्स में बताएंगे। 18 सबसेक्शन 5 ने ये लिखा हुआ है। स्पेशल अवेलमेंट के तरीके भी बता जाएंगे एंड स्पेशल रिवर्सल के भी। अवेलमेंट का रूल 40 है एंड रिवर्सल का रूल 44, जिसको मैं आपको अलोंग विद लिंकिंग में डिस्कस करा चुका हूं। याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। अवेलमेंट में रूल 44 कैपिटल गुड्स का अवेलमेंट रिड्यूस अमाउंट का होगा, पर वो रिडक्शन 5% पर क्वार्टर पीछे के लिए रिड्यूस करके निकाली जाएगी। और जब रिवर्सल की बात आएगी तो रिवर्सल उसकी आगे क्या बची हुई लाइफ है उसको देखते हुए निकाला जाएगा। फिर उसके बाद बेटा सेक्शन 18 का लास्ट सबसेक्शन है 18 सबसेक्शन 6, जो एक अलग हटके बात करता है। वो ये कहता है जी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर कभी कोई कैपिटल गुड्स खरीदी और उसका आईटीसी लिया और बाद में अगर वो उस कैपिटल गुड्स को बेचेगा तो उस कैपिटल गुड्स की सेल पर नॉर्मल जीएसटी वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं कराएंगे। 18(6) कहता है स्पेशल प्रोविजंस अप्लाई कराए जाएंगे कैपिटल गुड्स की सेल पर। अब वो स्पेशल प्रोविजंस क्या है? वो कहते हैं जिस मशीन को आपने बेचा उस पर नॉर्मल जीएसटी क्या बनता है वो निकालो, और उस मशीन पर उसकी बची हुई लाइफ को देखते हुए क्या उसका आईटीसी बचता है, बची हुई लाइफ का हिस्सा वो निकालो, और इन दोनों में से जो अमाउंट हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 18(6) कहता है आपने कैपिटल गुड्स बेची तो बेचने पर जो नॉर्मल तरीके से जीएसटी बनता है वो निकालो। अब ये बताओ कि जो कैपिटल गुड्स बेची उसकी कितनी लाइफ बची थी? हम मानते हैं ना 60 महीने की लाइफ है, मुझे बताओ उसकी कितनी लाइफ बची थी, और आपने तो आज ही बेच दी। तो मुझे ये बताओ जो आईटीसी तुमने लिया था उसकी बची हुई लाइफ का कितना हिस्सा बनता है। ये 2 अमाउंट निकालो और उसमें से फिर विच एवर इज हायर वो जो है वो तुमको पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें से नॉर्मल जीएसटी, जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी थी, 1 लाख प्लस 18,000 का परचेज इनवॉइस था, तो आपने इसका 18,000 का आईटीसी लिया था। अब ये मशीन मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं आप 9 मंथ्स बाद आप इसको बेच रहे हैं, 9 महीने बाद, और बेच रहे हैं लेट्स सपोज इसको 30,000 की, सेकेंड हैंड हो गई ना। तो वो कहते हैं जी आप ये बताओ 30,000 की बेच रहे हो तो नॉर्मल इसका जीएसटी क्या बनता है? तो हम बोलते हैं जी नॉर्मली तो अगर 30,000 की बेची और अगर 18% की मशीन दी है तो इसका बनता है 5,400।
हम कहते ठीक है, अब ये बताओ कि तुमने 9 महीने ही सिर्फ यूज करके इसको बेच दिया है। हमने तो ये सोचा था इसकी लाइफ 60 महीने है, 60 महीने यूज होगी, बट तुमने सिर्फ 9 महीने यूज किया है, तो सिर्फ तुम 9 महीने के आईटीसी के एंटाइटल बनते हो। बचे हुए जो 61 महीने हैं उसका तुम्हें कोई एंटाइटलमेंट नहीं बनता। तो उस 6 जो बचे हुए 51 मंथ्स है उसका एंटाइटलमेंट नहीं बनता। तो 51 महीनों का प्रोपोर्शनेट आईटीसी क्या बनता है वो निकालो, और फिर इन दोनों में से विच एवर इज हायर, हम तो आपसे वो वाली पेमेंट जो है वो करवाएंगे। तुम ये नहीं सोचना नई मशीन ले आओ बिजनेस एंटिटी में और फिर उसको सेकंड हैंड के नाम पर सस्ता बेच दो और अपना मजे कर लो, ऐसा नहीं होगा। हम सस्ते प्राइस पर जीएसटी नहीं लेंगे, हम 2 चीजें निकालेंगे और उसमें से जो हायर बनता होगा हम तो आपसे वो लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब 18(6) में ये जो स्टोरी है इसमें जो स्पेशल पॉइंट एग्जामिनेशन के एंगल से आपको ध्यान में रखना है उसको सुन लीजिएगा। ए जो नॉर्मल जीएसटी बनता है बेटा इसमें तो कोई स्पेशल नहीं है। जो आपको आईटीसी रिवर्सल निकालना होता है वो रिड्यूस्ड, पूरा आईटीसी नहीं छीनेंगे आपसे। कैपिटल गुड्स आपने कुछ तो यूज करी है तो पूरा आईटीसी नहीं छीनेंगे, रिड्यूस करके छीनेंगे। अब वो रिड्यूस करके जब छीनेंगे तो यहां पर लॉ मेकर से एक इशू अराइज हो रखा है कि रिड्यूस कितना करें। रूल 40 वाला रिड्यूस करें 5% पर क्वार्टर पीछे की लाइफ को देखते हुए, या रूल 44 वाला रिड्यूस करें आगे इसकी कितनी बची हुई लाइफ है उसके बेस पर। रूल 40 एंड 44 का मेरे हिसाब से डिफरेंस आपको समझ आया होगा कि रूल 40 क्या देखता है, इसकी कितनी लाइफ चली गई थी, वो इसके अतीत को देखते हुए 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर का रिडक्शन देता है और इसका बचा हुआ निकालता है। जबकि रूल 44 जो है वो पीछे को नहीं देखता, वो कहता है इसकी आगे की कितनी लाइफ बची हुई थी उसके बेसिस पर हम इसे प्रोराटा निकालते हैं। तो बेटा आपको 18(6) में कैपिटल गुड्स के लिए जब आईटीसी रिवर्सल निकालने हैं तो यहां मैं आपको वो बात बोल रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग ही इसको कहीं डिस्कस करते हैं। अब आईटीसी रिवर्सल करते टाइम एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस रिवर्सल के लिए तकनीकी रूप से रूल 40 भी कवरेज देता है एंड 44 भी इसको कवर करता है। अगर आप अपना बेयर एक्ट उठाते हैं, रूल्स चेक करते हैं, तो रूल 40 में सब रूल 2 वो भी कैपिटल गुड्स की सेल को लेकर के बोलता है जी ऐसे निकालो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से। और अगर आप 44 को चेक करते हैं तो 44 का सब रूल 6 वो भी कहता है कि आप बची हुई लाइफ के हिसाब से निकालो। अब दोनों प्रोविजन इस सिचुएशन को कवर करते हैं, तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम दोनों में से कौन सा अप्लाई करें। अच्छा, और आप जनरली जानते हैं अगर एक एसएससी के सामने 2 प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकते हो तो एसएससी कौन सा पसंद करेगा, वो पसंद करेगा जिसमें उसको बेनिफिट हो। एंड एज आई एक्सप्लेन यू इन द क्लास, अगर आप इन 2 मेथोलॉजी से काम करेंगे तो इसमें बेनिफिट आपको होता है रूल 40 में, 5% पर क्वार्टर वाले सिस्टम में आपको बेनिफिट होता है। एंड आपके आईसीआई ने भी इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व किया है तो रूल 40 के बेसिस पर ही सॉल्व किया है एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी लॉजिक पर कि ये एसएससी के बेनिफिट में है। तो आपके भी एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप इसको रूल 40 बेस्ड कैलकुलेट करेंगे, मतलब 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर के हिसाब से कंप्यूटेशन करेंगे और फिर विच एवर इज हायर जो होगा वो आप पे कर देंगे। बाकी क्वेश्चन बैंक में n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, जितना प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम तक तो बिल्कुल परफेक्ट होकर के पहुंचोगे। ठीक है जी। अच्छा, 18(6) में एक स्पेशल बात जो लास्ट लिखी हुई है वो और बता देता हूं। 18(6) वैसे तो कहता है इन दोनों में से जो हायर हो वो पे करना, लेकिन 18(6) साथ में एक स्पेशल रिलैक्सेशन देता है। वो ये कहता है अगर आपने जो कैपिटल गुड्स बेची है वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है या फिर मोल्ड्स है या फिर डाइज है या फिर जिक्स एंड फिक्सचर है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, मोल्ड्स है, डाइज है या फिर जिक्स एंड फिक्सचर है, अगर आपने ये 4 कैपिटल गुड्स खरीदी थी और इनको आपने यूज किया, इन 4 कैपिटल गुड्स में खास बात ये होती है बेटा ये कम समय में ही स्क्रैप हो जाती हैं, इनकी यूजफुल लाइफ उतनी लंबी नहीं होती। जीएसटी ने तो समझी हुई है बाय डिफॉल्ट 60 महीने, पर इनकी लाइफ जनरली उतनी लंबी नहीं होती, जिसकी वजह से ये कम समय में ही स्क्रैप हो जाती है और स्क्रैप हो जाती है तो ये अब कम वैल्यू पर बिकती हैं। तो उन्होंने बोला जी इन 4 के लिए हम आपको रिलैक्सेशन ये दे रहे हैं कि ये 4 चीजें अगर स्क्रैप पूरे यूसेज के बाद एज अ स्क्रैप बेची गई हैं तो आपको हायर ऑफ द 2 पे करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली सेल प्राइस बेस जो आपका नॉर्मल जीएसटी बनता है वो आप पे कर दे। ध्यान रखिएगा ये रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ इन 4 गुड्स के रिस्पेक्ट में दी गई है।
मेरा अपना पर्सनलाइज व्यू है कि ऐसी रिलैक्सेशन उन्हें और गुड्स के रिस्पेक्ट में भी देनी थी, पर नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब जैसा लो है वैसे अप्लाई करेंगे। ये 4 गुड्स अगर स्क्रैप करके बेची जा रही हैं तो भले ही 2 साल में बेची जा रही हो, इसके लिए आपको विचएवर ऑफ द हायर नहीं, आप सिंपली सेल प्राइस बेस्ड जो नॉर्मल जीएसटी बनता है वो आप पे करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, विद दिस एंटायर डिस्कशन ऑफ सेक्शन 18 इज कंप्लीट। उम्मीद है सारे प्रोविजंस आपको विद प्रॉपर इंटरलिंकिंग एक बार माइंड में सेट हो गए होंगे और रिवीजन में आपको काफी सहूलियत रही होगी। बाकी आप अपनी जिम्मेवारी से क्वेश्चन बैंक जरूर करिएगा बेटा, क्वेश्चन बैंक ही आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल फाइनली तैयार कर देगा। वीडियो वैल्यू एडिशन के लायक लगी हो, आपको लगा हो इसने बड़े अच्छे तरीके से कंसेप्ट इंटरलिंक कर दिए हैं, तो अपने पॉजिटिव एप्रिसिएशन के कमेंट्स नीचे डालना मत भूलिएगा। और किसी और तरीके की फैसिलिटी सुविधा आप हम लोगों से चाहते हैं, किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हैं जहां इंटरलिंकिंग ज्यादा है, हम आपको कुछ अच्छा प्रोवाइड करें, तो उसके लिए भी अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।